नमस्कार। बोलती किताबें के 12वें अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी यूँ होता है कि किसी एक रचयिता की एक ही रचना जनता में इतनी अधिक लोकप्रिय हो जाती है कि उस रचयिता की बाकी रचनाओं के प्रति लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। प्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस व्यथा को दर्शाया था। उन्होंने कहा था कि नागिन के बाद उन्होंने कई सारे अच्छे गाने बनाए, पर लोग यही कहते रहे कि नागिन जैसा नहीं बना। तो यशपाल जी के साथ भी शायद यही हुआ। उनका प्रसिद्ध और महाउपन्यास झूठा सच इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि उनकी बाकी कृतियों के प्रति लोगों का ध्यान इतना आकर्षित नहीं हुआ। हाल ही के दिनों में मैंने उनकी एक कृति पढ़ी, दादा कॉमरेड, और सच में मुझे इस कृति ने भी बहुत प्रभावित किया। झूठा सच तो सच में बहुत अच्छी कृति है, मैंने 3-4 साल पहले पढ़ी थी, पर दादा कॉमरेड एक लघु उपन्यास होने के बावजूद भी मन पर काफ़ी असर छोड़ जाता है। इस उपन्यास को मैं निबंधात्मक उपन्यास कहता हूँ। हालांकि साहित्य जगत में ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है, पर मैं उस उपन्यास को निबंधात्मक श्रेणी में रखता हूँ जिसमें कहानी या घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उस उपन्यास के पात्रों के बीच में होने वाले संवाद, जिसमें तर्क वितर्क होते रहते हैं और लेखक भी अपनी तरफ से उपन्यास में अलग अलग जगह अपने विचार टिप्पणियों के स्वरूप में लिखता जाता है। तो यह दादा कॉमरेड भी ऐसा ही एक उपन्यास है। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राजनीतिक परिस्थिति पर यह उपन्यास मुख्य रूप से केंद्रित है, पर उसके साथ साथ स्त्री पुरुष संबंध, सामाजिक व्यवहार, लग्न संस्था और स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और धार्मिक संबंधों पर उस उपन्यास ने काफ़ी प्रकाश डाला है। उपन्यास की शुरुआत होती है, दादा कॉमरेड नामक एक व्यक्ति एक क्रांतिकारी पार्टी चलाता है। उस पार्टी का एक सदस्य हरीश पुलिस हिरासत से भागने में सफल होता है और उसके बाद वह अपनी पार्टी की एक मीटिंग में पहुंचता है और वहां वह पार्टी की अब तक की प्रवृत्तियों का विरोध करता है। उस पार्टी का, यानी कि इस क्रांतिकारी पार्टी का मुख्य कार्य यही है कि वह अमीरों के वहाँ डकैती करते हैं और वहाँ से जो पैसा मिलता है उससे हथियार खरीदते हैं और फिर कोई राजनीतिक हत्या करते हैं, यानी कि अंग्रेजों की या अंग्रेजों को मदद करने वाले अमलदारों की हत्या करते हैं। हरीश को लगता है कि पार्टी के इस कार्य से वह जनता से जुड़ नहीं पाती है, तो पार्टी को ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे जनता के साथ उसका जुड़ाव हो। पर दादा कॉमरेड और पार्टी के अन्य सदस्यों को हरीश के इरादों पर शक होता है। उनको लगता है कि हरीश या तो अपनी अलग पार्टी बनाना चाहता है या फिर वह कम्युनिस्टों यानी कि साम्यवादियों या कांग्रेस की मदद करता है। उसके विरुद्ध में यह क्रांतिकारी पार्टी के कुछ स्वार्थी सदस्य ऐसी कहानियां गढ़ते हैं कि हरीश वह पार्टी के पैसों से ऐश करता है, लड़कियों के साथ संबंध रखता है और वह लोगों को कांग्रेस में जाने के लिए प्रेरित करता है या अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करता है। क्रांतिकारी पार्टियों की दिक्कत यही थी। स्वतंत्रता पूर्व जो क्रांतिकारी पार्टियां थी उनमें ज़्यादातर पार्टी के सदस्य में कुछ ऐसे स्वार्थपूर्ण तत्व जुड़ जाते थे जिनके कारण इस ऐसी क्रांतिकारी प्रवृत्ति करने वाले लोगों का पर्दाफाश हो जाता था और वो सरकार के जरिए धरपकड़ लिए जाते थे। तो यह पार्टी भी ऐसे ही स्वार्थी तत्वों के कारण टूटने की कगार पर थी। पर हरीश के इस रुख से हरीश उस पार्टी से अलग हो जाता है और पार्टी के सदस्य उनकी हत्या कर देने का निर्णय करते हैं।
पर अंत में यह करने में वे कामयाब नहीं होते हैं और हरीश उस मार्ग पर चलता है जिससे लोगों के साथ जुड़ाव हो और लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का हल हो। उस कार्य में उनको शैलबाला नाम की एक युवती की बहुत ही सहायता मिलती है। अंत में हरीश और शैलबाला के बीच में प्रेम भी पनपता है और आगे इस कहानी का या इस उपन्यास का अंत तो एक रूप से दुखांत होता है। दादा कॉमरेड और उनके साथी हरीश की हत्या करने की कोशिश तो करते हैं पर सफल नहीं होते हैं। पर अंत में दादा कॉमरेड को यह समझ आ जाता है कि हरीश का मार्ग सही था। वह सबसे ज़्यादा पार्टी के प्रति एक तरह से समर्पित व्यक्ति था। उन्होंने उनको समझने में गलती की थी, तो हरीश आगे जो कार्य करता है उसमें सहायता करने के लिए एक डाका डालने पर जो पैसे हासिल होते हैं वह शैलबाला के जरिए वे हरीश को भेजवाते हैं। इस पैसे से हरीश जो कार्य कर रहा है वो कार्य तो सिद्ध हो जाता है, पर हरीश इस पैसे के कारण ही पकड़ा जाता है और अंत में उनको फांसी हो जाती है। पर हरीश और शैलबाला के प्रेम संबंध के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसमें अंत में दादा कॉमरेड को ही एक जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है और उनको जो लगता है कि उनके सामने सभी लक्ष्य समाप्त हो गए थे, पर शैलबाला की रक्षा का लक्ष्य उनके सिर पर आ जाता है और वे इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि उपन्यास बहुत ही रुचिपूर्ण है और ख़ास करके उसमें जो संवाद या टिप्पणियाँ हैं वह बहुत ही रुचिकर है। एक दो नमूना देना चाहूँगा। लेखक लिखते हैं, मध्यम श्रेणी अनिश्चित लोगों की अद्भुत पंचमेल खिचड़ी है। कुछ लोग मोटरों और शानदार बंगलों का व्यवहार करते हैं और विनय से अपने आप को इस श्रेणी का अंग बताते हैं। दूसरे लोग जो मजदूरों की सी असहाय स्थिति में केवल सफेद पोश और शिक्षित होने के बल पर इस श्रेणी के होने का दावा करते हैं। राजनीति और समाज सुधार की चिंता जितनी इस श्रेणी में होती है उतनी न तो अपने विस्तृत स्वार्थों की चिंता में व्यस्त रहने वाली ऊंची श्रेणी को होती है और न तो रोटी की चिंता से कभी मुक्ति ना पाने वाली निम्न श्रेणी को होती है। एक जगह हरीश और शैलबाला के संवाद में शैलबाला हरीश को कहती है कि तुम केवल शासन में क्रांति की बात करते हो, पर परिवार और सामाजिक बंधन में जो प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं और उसमें जो छटपटाहट होती है उसके बारे में तुम नहीं सोचते। कामना का अधिकार क्या व्यक्ति को नहीं है? मैं तो यही सोचती हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी कामना का अधिकार है। तो यह उपन्यास एक लघु उपन्यास है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो 4-5 घंटे में ही आप उसको पूर्ण कर पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि इस रिव्यू के बाद आप इस उपन्यास पढ़ने के प्रति आकृष्ट होंगे, यशपाल जी का दादा कॉमरेड। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में।